गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम नगरीकरण के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों के माध्यम से आप जान चुके हैं, छोटे कस्बाई संस्कृति के लोग, छोटे छोटे नगरों के लोग औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से सुख सुविधाओं के विस्तारों को देखते हुए जब नगरों में स्थायी आवास बनाकर रहने लगते हैं तो नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। निश्चित तौर पर एक नई प्रकार की संस्कृति में जाने के कारण वहाँ एक नई प्रकार के वातावरण में समायोजन करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में नगरीकरण के दो तरह के परिणाम होना संभव होंगे। पहले रूप में कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं और दूसरे रूप में हम इसे नकारात्मक या दुष्प्रकारीय परिणामों के रूप में देख पाएंगे। आज के हमारी क्लास में हम दोनों प्रकार के बिंदुओं को केंद्रित करते हुए अपनी बात करेंगे। नगरीकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छोटे शहर कस्बाई संस्कृति के लोग सुख सुविधाओं का विस्तार देखते हुए जब एक विशेष प्रकार की संस्कृति में अपना समायोजन करते हैं, लोगों के द्वारा अंतःक्रिया के नए माध्यम बनते हैं, तो जटिल श्रम विभाजन वाले समाज में एक नई प्रकार की व्यवस्था जन्म लेती है। क्योंकि ग्रामीण परंपरागत समाज में जहाँ संस्कृतियों का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे समाज के अंतर्गत मूल्य, वहाँ के रीति रिवाज एक जीवन में अहम हिस्सा रखते हैं। लेकिन नगरीय संस्कृति के अंदर आधुनिकता की अंधी दौड़ में व्यक्ति जहाँ मूल्यों से दूर होता चला जा रहा है, दूसरी ओर एक चकाचौंध वाली संस्कृति में वो इथिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्णय नहीं कर पाता कि उसे किस अर्थ में अपने आप को समायोजित करना है। विद्वानों ने विशेष करके विर्थ, बर्गेस, इन लोगों ने परिणामों के बारे में उल्लेख किया। भारतीय समाज में अगर हम विशेष दृष्टिकोण से देखें तो संरचनात्मक परिवर्तन के लिए डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास एक ऐसे प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से नगरीय संस्कृति का अध्ययन किया। डॉक्टर ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई, एम.एस. कोरे, श्यामाचरण दुबे, के.एम. कापड़िया व राधाकमल मुखर्जी ऐसे भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अंदर नगरीकरण की भूमिका का विशिष्ट अध्ययन किया है। इनके अध्ययनों के माध्यम से जब हम देखते हैं तो सकारात्मक परिणामों की सूची के अंदर महिलाओं की परिस्थिति में एक सम्मानजनक स्थिति बनी है। लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष मूल्य संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थापित हुए हैं। आर्थिक विकास, ग्रामीण जीवन में होने वाले सुधार इसके प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। विशेषकर जातिगत संरचना में जो अंतज्य जातियाँ थी वो ग्रामीण परंपरागत माहौल में अपनी विषम परिस्थितियों में एक नरकीय जीवन जी रही थी, लेकिन नगरीकरण के कारण अब उनको अपने व्यक्तित्व विकास के लिए नए आयाम मिले हैं। वहाँ आकर ये लोग उन परंपरावादी अत्याचार व शोषण से मुक्त होकर एक नई प्रकार के जीवन को जीने में सक्षम हुए हैं। इन सकारात्मक परिणामों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जातिगत विभेदों में कमी आई है, महिलाओं की परिस्थिति में सुधार हुआ है, परिवार की संरचना में परिवर्तन हुआ है, लौकिक मूल्यों व धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है और ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले बिंदु के रूप में हम देखें तो जातिगत विभेद का तात्पर्य है कि हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत और जजबानी व्यवस्था के अंतर्गत सभी जातियों को सेवाओं के बदले सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से कुछ कर्म बांटे गए थे, वो उन्हीं के द्वारा निर्धारित थे। सामान्य शब्दों में कहें तो कुछ विशेष कार्य विशेष जाति के लिए पैटेंट थे। ऐसी स्थिति में नगरीकरण का आधुनिकीकरण के संदर्भ में व्यक्तिगत उपलब्धि, शिक्षा, समतावादी
प्रभाव के कारण परंपरागत रूप से एक विशेष स्थिति बनी थी, लेकिन जो जो नगरीकरण बढ़ा, इस तरह के नियोगिताओं में कमी आई है। विशेषकर आप देख सकते हैं शहरी संस्कृति में जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई जाके वहाँ पूछता हो कि मुझसे पहले सीट पे कौन बैठा था, या आप जिन बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं उसमें किस जाति के व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया था। या किसी थिएटर या मॉल में जब हम जाते हैं और वहाँ सार्वजनिक सुविधाओं का हम उपभोग करते हैं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता कि हमसे पहले किस जाति विशेष के व्यक्ति ने इसका उपभोग किया है। अगर वो ऐसा पूछता है तो कहीं ना कहीं अशिक्षितता का अपना परिचय देता है और लोग उसे हे दृष्टि से देखते हैं। डॉक्टर आंद्रे बेताई ने लिखा है कि नगर के विभिन्न अभिजनों में, जिसमें विभिन्न उपजातियां मिलकर अपने पारस्परिक विभेदों को दूर करके दबाव समूह के रूप में निर्मित होने लगती है, यही कारण है कि नगरों में अब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है। परंपरागत मूल्यों के रूप में जहाँ ग्रामीण और कस्बाई संस्कृति में विधवा विवाह को प्रचलन में नहीं माना गया था, भले ही हमारे समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन नगरीकरण की इस दोहरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो अपने आप को आधुनिक बना पाए हैं और एक समतावादी मूल्य के अंतर्गत हर महिला व पुरुष को जीने का समान अधिकार है। अब विधवा पुनर्विवाह एक नए नवाचार के रूप में काम में आने लगा है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन करते हुए जाति पंचायतों के संदर्भ में अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि डोमिनेट कास्ट जो भी है वो भले ही राजनीतिक सूचिता के आधार पर श्रेष्ठ हो, कर्मकांड की सूचिता के आधार पर अपने विशेष प्रदर्शन करती हो और संख्यात्मक आधार पर वो बहुसंख्यक हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधुनिक सोच के रूप में मानवतावादी मूल्य स्थापित होने लगा है, जो कहीं ना कहीं जातिगत विभेदों में कमी करता है। अब ऐसा लगता है कि निम्न वर्ग के लोग एक खुली आबो हवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे बिंदु के रूप में अगर इसे वुमन एम्पावरमेंट के रूप में देखा जाए या महिलाओं की परिस्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय समाज में जहाँ महिलाओं की प्रदत्त परिस्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जो पद उसे दे दिया गया है बाय बर्थ, जैसे वो गृहिणी है, घर के कार्य करेगी, चार दीवारी में चूल्हा चौका करेगी, अब ये धारणा बदलने लगी है। शहरों में आकर नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण महिलाओं को अपने व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत नए आयाम मिले हैं। अब वो न केवल घर की चार दीवारी में रहना चाहती है, बल्कि वो अपने आत्मविश्वास को प्रकट करने के लिए आर्थिक धुरी के रूप में बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत है। घर संभालने के साथ साथ, बच्चों के लालन पालन के साथ साथ वो आर्थिक इकाई की मुख्य धुरी बन चुकी है। और अब बड़ी बड़ी कंपनियों की हम सूचियों को देखें तो अच्छे पदों पर शिक्षित महिलाओं का पदस्थापन होना नगरीकरण के आधुनिक संदर्भ को देखा जा सकता है। जहां ग्रामीण जीवन में बाल विवाह की समस्या थी, नगरीय संस्कृति में शिक्षा के कारण बाल विवाह के अंदर चेतना आई है। अब लोग समझने लगे हैं कि अपरिपक्व व्यक्तित्व के ऊपर पूरे परिवार का भार डालना ठीक नहीं है, और एक सामान्य शिक्षा ने एक जागरूकता उत्पन्न की है। विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में अब एक नई सोच विकसित हुई है। जीवन साथी के चुनाव में जहाँ पहले पुरुष प्रधानता थी, पुरुषों की इच्छा को महत्व दिया जाता था, अब महिलाओं की इच्छा पसंद का महत्व बढ़ता जा रहा है। नगरीकरण के कारण स्त्रियों को विभिन्न सेवाओं में सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। आधी आबादी के लोग अब आर्थिक निर्भरता को प्राप्त कर चुके हैं। राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की रुचि बढ़ने के साथ साथ उनकी परिस्थिति में सुधार हुआ है। तीसरे बिंदु के रूप में परिवार की संरचना में परिवर्तन। नगरीकरण का एक सकारात्मक उपयोगी परिणाम यह देखने को मिला कि जहाँ पहले संयुक्त परिवार की परंपराओं में बच्चों की संख्या अधिक होती थी, जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य तथ्य था वो अज्ञानतावश होता था। अब लोग परिवार नियोजन के मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं। हम दो हमारे दो और हमारा एक जैसे कंसेप्ट आने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है
कि संयुक्त परिवार में जो केंद्रीय स्थिति मुखिया की होती थी उसमें परिवर्तन हुआ। अब आर्थिक संरचना की मजबूत इकाई के रूप में जो व्यक्ति अधिक धन कमाता है, भले ही परिवार का छोटा ही सदस्य क्यों ना हो, उसकी उपयोगिता बढ़ी है। संयुक्त परिवार में जहाँ पहले कलह विवाद होते थे, अब वहाँ पर नए नए इनोवेशन होने लगे हैं। नवाचार की प्रवृत्तियों के कारण वहाँ के पर्यावरण में नए प्रकार के धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन और हर चीज़ का प्रदर्शन का मूल्य बढ़ा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से जो डेली सोप संस्कृति आई है, उसने एक नई प्रकार की संस्कृति को विकसित किया है कि बैठने, उठने, चलने, कार्य करने के नए नए तरीके क्या हो सकते हैं। हम किस प्रकार परंपरावादी समाज से आधुनिक समाज की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। परिवार की न केवल संरचना परिवर्तित हुई, बल्कि प्रकार्यात्मक आधार पर भी उसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। सामाजिक संरचना की उपयोगिता में एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। बच्चों की शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा में जहाँ पहले दोहरापन पाया जाता था, उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी होती थी, अब उसमें परिवर्तन आया है। अब लड़का और लड़की में भेद ना करते हुए सबको समान अवसर दिए गए हैं कि वो जीवन में तरक्की कैसे कर सकते हैं, भावात्मक रूप से किस प्रकार अपने आप को समतावादी समाज का प्रतिनिधि बना सकते हैं। चौथे बिंदु के रूप में लौकिक मूल्य व धर्मनिरपेक्षता में नगरीकरण के एक परिणाम स्वरूप वृद्धि हुई है। भारतीय समाज की परंपरागत संरचना इस तरह के विश्वासों से बंधी हुई थी जिनके फलस्वरूप भाग्य तथा तरह तरह के अंधविश्वासों को प्रोत्साहन मिलना आरंभ हो गया था। नगरीकरण के फलस्वरूप जब आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान, तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो अलौकिक शक्ति की जगह उन मूल्यों को प्रोत्साहन मिलने लगा जो लौकिक तथा सांसारिक उपलब्धियों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लौकिक मूल्य पवित्रता के संबंधित होते थे, स्वास्थ्य के नियमों से माने जाते थे। धार्मिक स्थानों पर किसी गंदे तालाब या कुंड में एक विशेष प्रकार की परंपरा निभाने से इसका संबंध नहीं है। यह नियम अंधविश्वास की जगह आत्मा की शुद्धता, मानवता की सेवा को अधिक प्रभावित करते हैं। इसी दशा में धार्मिक कट्टरता के प्रभाव को कम करके सर्वधर्म समभाव को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, अगर हम ग्रामीण जीवन की तुलनात्मक स्थिति में अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार अतार्किक बने हुए नियमों पर आधारित है। जैसे अक्सर हम घरों में देखते हैं कि आज शनिवार है, हमें ये वस्तु नहीं खरीदनी, आज पूर्णिमासी है, आज हम इस दिशा में यात्रा नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो तार्किक आधार पर इसका कोई विशिष्ट तर्क नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे और हमें उसको फॉलो करना है तो उसको हम क्रियान्वित करते रहते हैं। अब धर्म मीमांसा की व्यवस्था तार्किक अवस्था में बदल गई है। नगरीकरण में, शहरी संस्कृति के परिवेश में जो जो हम आधुनिक हुए हैं, त्यों त्यों तर्क का प्रचलन बढ़ा है। अब हमारी नई पीढ़ी के व्यक्ति सदस्य हमसे प्रश्न करते हैं कि बुधवार को फला दिशा में यात्रा नहीं करने पर क्या होगा, इसका क्या लॉजिक है। यानी वो तार्किक रूप से इसका अर्थ जानना चाहते हैं। हर कही गई बात को आंख मूंद कर स्वीकार करने की प्रवृत्ति नगरों में नहीं है, उसके पीछे तर्क को देखा जाता है। ठीक है, धार्मिक आधार पर ज्योतिष है, रमल विद्या है, इनका यदि कोई लॉजिक है और एक गणित शास्त्र के रूप में उन नियमों को तो स्थापित किया जाएगा, लेकिन मात्र ये कह दिया जाए कि इस व्यक्ति के जीवन की कुंडली में फला ग्रह का प्रभाव है और इस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की क्रिया करने से उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो नई पीढ़ी के लोग इसको हास्यास्पद मानते हैं। उनकी दृष्टि में ये एक नई प्रकार की उक्ति है जो उनके गले नहीं उतरती। तो ये जो लॉजिक आया है, ये कहीं ना कहीं लौकिक मूल्यों के संदर्भ में है। नगरीकरण के कारण तार्किकता का जो प्रभाव बढ़ा है उसके संदर्भ में है। अगले पॉइंट के रूप में आर्थिक विकास का संदर्भ है। चूँकि उद्योग धंधे लगे, मशीनीकरण हुआ, उसकी वजह से वाणिज्यिक व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि हुई। लोग परंपरागत जो अपने व्यापार के आयाम थे उनके स्थान पर
नवीन प्रकार की डिजिटल क्रांति से संबंधित नए नए व्यवसायों को करने लगे हैं। फलस्वरूप उनकी आय में वृद्धि हुई है। इस आय के वृद्धि होने के कारण न केवल उनका जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विभिन्न प्रकार की उत्पादनों में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता को बढ़ाया गया है। तकनीकी शिक्षा देने के कारण नए नए संस्थानों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास से विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। आज किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में यदि अपनी योग्यता रखता है, कुशलता को बढ़ाकर वो उच्च अर्जित परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। मोटे तौर पर हम कहें तो परंपरागत बिजनेस के क्षेत्र में जो प्रदत्त परिस्थिति थी कि व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा, पंडित का बेटा कर्मकांडी करेगा, अब वो वर्जनाएँ टूटने लगी है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं में विकास करके अपनी आर्थिक संरचनाओं को परंपरावादी स्वरूप के विपरीत नए नए व्यवसायों के क्षेत्र में योग्यता को अपना सकता है और अब किसी कार्य को जाति विशेष से संबंधित नहीं माना गया है। अब वो कार्य यदि उसमें योग्यता है, दक्षता है, तो व्यक्ति श्रम विभाजन वाले समाज में अपनी योग्यता का सही रूप से उपयोग कर सकता है। दूसरे अर्थ में देखा जाए तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। छोटे छोटे बच्चों में पार्ट टाइम जॉब करने का कंसेप्ट आया है। डिजिटल क्रांति, नए नए मोबाइल ऐप के माध्यम से एक नई प्रकार की आर्थिक संरचनाएं, वर्चुअल मुद्रा का प्रयोग, ये ऐसे तत्व हैं जो आर्थिक विकास की दृष्टि से देखे जाते हैं। अगले बिंदु के रूप में नगरीकरण के कारण सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। सामाजिक जागरूकता का अर्थ एक ऐसी सामूहिक चेतना के साथ है जो लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करती है। यह सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की एक आवश्यक दशा है। नगरीकरण की प्रक्रिया से जब धार्मिक शिक्षा व व्यवहार के परंपरागत तरीकों का प्रभाव कम होने लगता है तो सामाजिक आर्थिक सुधार से एक आंदोलन की स्थिति बनती है। यूरोप में जिस तरह पुनर्जागरण के कारण नई प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं की स्थापना हुई, उसी तरह भारत के अंदर भी स्वतंत्रता के बाद नगरीय मनोवृत्तियों ने लोगों को एक नई प्रकार की व्यवस्था में जीने का अवसर दिया है। आज लोगों को लगता है कि उनका भविष्य अधिक सुरक्षित है। वर्तमान जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। सामाजिक जागरूकता का एक संरचनात्मक पक्ष, एक रचनात्मक पक्ष प्रखरता के साथ उभर कर आया है। अगले बिंदु के रूप में नगरीकरण के होने के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जीवन में बदलाव आए हैं। प्रोफेसर M.S. राव ने अपनी पुस्तक नगरीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा कि ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के प्रभाव से व्यापारिक फसलों की पैदावार को अधिक महत्व मिलने लगा है। इम्पैक्ट जो रूरल एरिया में पड़ा, अब लोग रबी और खरीफ की फसल नहीं कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है कि हम औषधीय महत्व के पौधे, विशेषकर रतन जोत, जो कि पेट्रोल उत्पादन के क्षेत्र में एक बायो पेट्रोल जिससे बनता है, वारपाटी की खेती के द्वारा नए नए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नई क्रांति आई है। हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स का उत्पादन न केवल शरीर के हिसाब से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है, बल्कि आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। तो ये नई प्रकार की किस्म की फसलों का उत्पादन करना, उसके बारे में सोचना, ये परिवर्तन का सूचक है। शोषणकारी व्यवस्थाएं लगभग अब समाप्ति की ओर हैं। लोगों के अंदर व्यवहार प्रतिमान बदले हैं, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, खान पान या हम कहें कि भौतिक व अभौतिक संस्कृति में तेज़ी से बदलाव आए हैं। इन परिणामों को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ग्रामीण जीवन की तुलना में हम नगरीय संस्कृति का अध्ययन करें तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो नकारात्मक परिणाम के भी सूचक हैं। इसके अंतर्गत हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं, नगरों के अंदर
परंपरा का महत्व घटा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से आप पूछिए कि आपको क्या लगता है कि नगरीकरण आपके लिए श्रेष्ठ रहे, तो यही कहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी संस्कृति, अपने मूल्य उनसे विमुख हो चुकी है। तो ये नकारात्मक परिणाम है। पहले सामाजिक हित के कार्यों को महत्व दिया जाता था। बड़े बड़े सेठ साहूकार धर्मशालाएं बनाते थे, पानी की प्याऊ लगाते थे, अनाथालय में लोगों को जीवन जीने का अवसर मिलता था, सराय होती थी। आज वही बिजनेसमैन इनको बिजनेस बना के बैठे हैं। सोचिए प्याऊ क्यों लगाएगा जब उसे बिस्लेरी बेचनी है। सोचिए धर्मशाला क्यों बनाएगा जब उसे होटल व्यवसाय में आना है। तो जो हमारी मानवीय प्रवृत्ति की सहयोग करने की प्रवृत्ति थी उनमें बदलाव आया। इनको हम नकारात्मक पक्ष में देख सकते हैं। आज आर्थिक युग है, सामाजिक सहयोग का स्थान, सेवा का स्थान आर्थिक संसाधन ने ले लिया है। नगरों में अब आपको कोई मुफ्त में सलाह नहीं देगा। पहले गांव में टीचर बच्चे की मार्कशीट देख के बताता था कि इसका कैरियर किस क्षेत्र में जाएगा। आज लोग पैसा देकर कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं। ये नगरीकरण का नकारात्मक पक्ष है। हो सकता है कि युवा पीढ़ी उसे एक अच्छे पॉजिटिव सेंस में देख रही हो, लेकिन ये जो सहयोग की हमारी मौलिक परंपरा थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। और भी बहुत से बिंदु हैं, लेकिन हम संक्षिप्त रूप इस प्रकार समझ सकते हैं कि नगरीकरण ने हमारे सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के रूप में पूरी भारतीय जीवन शैली को प्रभावित किया है। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं इसके अन्य पहलुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।